Good morning, everyone. From accounting principles, we are going to study two accounting principles today. First one is matching principle. What do we mean by matching principle? मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल का जैसा कि नाम है, मैचिंग करना. क्या मैचिंग करना समझते हैं. देखिए, आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली बात आपको याद रखनी है. This concept is very important for correct determination of net profit. According to this concept, in determining the net profit from business operation, all costs which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue. इतना तो आपको कॉपी में लिखना ही लिखना है. चलिए इसका मीनिंग समझते हैं. ये कह रहा है कि नेट प्रॉफिट निकालने में इस प्रिंसिपल का, इस कंसेप्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंस है. क्यों है इम्पोर्टेंस? कह रहे हैं नेट प्रॉफिट कब आता है? नेट प्रॉफिट आता है जब आप अपनी इनकम में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर लेते हैं. तो बस आपको वही यहाँ पर करने के लिए कह रहा है कि इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर लो. इनकम माइनस एक्सपेंस. तो इनकम का मैच किससे कर दो? एक्सपेंस से कर दो. अब मैच से मतलब क्या है यहाँ पे? मैचिंग से मतलब क्या है यहाँ पे? बेटा टाइम रिलेशन. टाइम रिलेशन क्या? जैसे मान के चलिए 2021 हमारा ईयर है. हमारा ईयर शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2020 से और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को. ओके, तो 1 अप्रैल 2020 से ईयर शुरू होके 31 मार्च 2021 को ख़त्म हो रहा है. अब यहाँ तक का आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. तो इस टाइम पीरियड की जितनी भी इनकम है, इनकम का मतलब रेवेन्यू है, उसमें से इसी टाइम पीरियड के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. इसी टाइम पीरियड की इनकम में से इसी टाइम पीरियड के एक्सपेंस को माइनस करना है. मतलब कि इनकम इस टाइम पीरियड से ना तो पहले की होनी चाहिए ना बाद की. एक्सपेंसेस इस टाइम पीरियड से ना तो पहले की होने चाहिए ना बाद के. यही वाली बात मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि मैच करना है रिवेन्यू को एक्सपेंस से. रिवेन्यू में से एक्सपेंस चार्ज करने हैं, माइनस करने हैं ताकि नेट प्रॉफिट निकल जाए. बट रिमाइंड दैट टाइम पीरियड उसी समय का होगा. ठीक है, उस सेम टाइम के ही, सेम पीरियड के ही खर्चे कटेंगे. ये देखिए यहाँ पे लिखा है रेवेन्यू ऑफ द पीरियड. ठीक है ना? बस इतनी सी बात समझनी है. यही हमारा क्या है? मैचिंग कंसेप्ट है. अब सर इसका एक एग्जांपल दे दीजिए. बिल्कुल, एग्जांपल लीजिए बेटा, बड़ा ही आसान है. बेटा एग्जांपल के लिए सोच के चलिए. आपका जो ईयर था वो था 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का. ठीक है, आपने अपने एम्प्लॉई को एडवांस सैलरी दे दी. क्या कर दिया? एडवांस में सैलरी दे दी. कब के लिए सैलरी दे दी? आपने सैलरी दे दी अप्रैल मई जून 2021 के लिए. आपका ईयर ख़त्म हो जाता है 31 मार्च 2021 को. कब ख़त्म हो जाता है? 31 मार्च 21 को. और आपने एडवांस में सैलरी कब की दे दी? अप्रैल मई 2021 की. अब मेरा बच्चा ये बताइए मुझे, ये जो सैलरी आपने एडवांस दी है कौन से साल की? ये कौन से ईयर की है? कौन से वर्ष की है? ये 2021 की है या कभी और की है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो अप्रैल मई 2021 की आपने एक्स्ट्रा सैलरी दी है, ये 21-22 की सैलरी है.
और क्योंकि 21-22 की सैलरी है तो 21-22 के नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए तभी के रिवेन्यू में से माइनस की जाएगी, इसलिए इसे 2020-2021 में से माइनस नहीं करेंगे। एडवांस आपने 2020-2021 में दिया है, बट माइनस कब करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए? प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस करेंगे आप कब? 21-22 में। यही वाली बात मैचिंग एक्सपेंस कहता है कि जिस टाइम पीरियड से रिलेटेड जो एक्सपेंस हो उसी टाइम पीरियड में माइनस होने चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ गया बच्चों का, सर यदि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? हमने एडवांस में सैलरी दी है। बेटा मैंने कहा प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस आप नेक्स्ट ईयर करना, रिकॉर्डिंग लिख तो अभी लेना, जब एडवांस दिया उसी दिन लिख लेना, अपने पास लिख कर तो छोड़ लेना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खातों में रिकॉर्ड तो कर लेना है। वो रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं हम आपको सारी बातें सिखाएंगे, ठीक है। बट जब नेट प्रॉफिट निकालेंगे, वो हमारा लास्ट चैप्टर है, सेकंड लास्ट चैप्टर है इस बुक का, तो नेट प्रॉफिट निकालते वक्त कैसे करना है वो नेक्स्ट ईयर होगा, वो इस ईयर नहीं होगा, ठीक है। वो एक डिफरेंट बात है। तो ये आपका कौन सा कंसेप्ट है? मैचिंग कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आज का आपका ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है बच्चे? ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्ट नाम से ही पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट कहता है कि आप बिजनेस में जो अकाउंटिंग करते हैं वो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब उसमें ऑब्जेक्टिविटी क्या कि अकाउंट क्यों बना रहे हैं आप, अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, खाते क्यों बना रहे हैं, ताकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ सके, तो ट्रू फेयर इंफॉर्मेशन आ सके। और ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन लेने के लिए ट्रू एंड फेयर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी, है ना। तो ऑब्जेक्ट तभी तो पूरा होगा आपका, अदरवाइज ये इतनी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो, बनाने का फायदा क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? ये कहता है दिस कंसेप्ट requires that accounting transaction should be recorded in an objective manner, free from the personal bias of either management or the accountant who prepares the accounts. It is possible only when each transaction is supported by verifiable documents and vouchers such as cash memos, invoices, sales bill, penny slip, correspondence agreements, etc. यहाँ तक आपको कॉपी में लिखना है। तो मतलब कि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन पर किसी का प्रभाव नहीं होना चाहिए। प्रभाव का मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट होना चाहिए। सर और समझाइए। एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, कैसे समझाऊं? तो सुनिए बेटा, बड़ा आसान है। बिजनेस की मैनेजमेंट कहती है कि ऐसा करो, अकाउंटेंट से खर्चे ज़्यादा दिखा दो। क्यों? खर्चे ज़्यादा दिखाने से क्या होगा? अरे भाई, एक्सपेंसेस जब तुम ज़्यादा शो करोगे ना बुक्स ऑफ अकाउंट में तो प्रॉफिट कम आएगा, और प्रॉफिट कम आएगा तो हमें इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा, और इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा तो हम पे बर्डन कम आएगा, हम टैक्स की चोरी कर लेंगे। ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो गई। ऑब्जेक्टिविटी क्या हो गई? खत्म। ट्रू एंड फेयर व्यू आ ही नहीं रहा। पर्सनल बायस आप प्रभाव में आ गए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रभाव में आ गई, हमारे खाते प्रभाव में आ गए। इसलिए कहते हैं बुक्स अकाउंट्स को फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होना चाहिए। अकाउंटेंट जो था ना बड़ा ही शातिर था। शातिर पता कैसे था? वो गबन कर लेता था। कैसे कर लेता था? पैसे चुरा के जेब में रख लेता था और झूठ मूठ के खर्चे दिखा देता था। अब झूठ मूठ के खर्चे दिखा दे वो एक्सपेंसेस दिखा देता और प्रॉफिट कम हो जाते। अब वो पैसे कहाँ जा रहे थे? सारे के सारे अकाउंटेंट की पॉकेट में। क्या हो गया?
पर्सनली बायस्ड प्रभाव पड़ गया। किसका प्रभाव पड़ गया? अकाउंटेंट का। कहाँ पर? खातों पर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर यदि प्रभाव पड़ गया तो ट्रू फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। कहाँ से? बुक्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स से। ठीक है ना? तो इसलिए क्या कहा गया है? फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होना चाहिए। अकाउंटेंट को अकाउंटिंग करनी आती ही नहीं थी। उसने क्या करा? वो जब प्रिंसिपल्स पढ़ रहा था ना, तो वो कह रहा था कि थ्योरी है, कौन पढ़ेगा थ्योरी? थ्योरी तो बहुत ज़्यादा ना बस बोरिंग होती है, मैं थ्योरी नहीं पढ़ता हूँ, जैसे अभी आप सब समझ रहे हैं। और वो थ्योरी पढ़ते वक्त क्या रहता है, अरे बोरिंग सब्जेक्ट है, मैं तो सीधा न्यूमेरिकल करूँगा। और थ्योरी पढ़ते वक्त तो उसे बोरिंग लग रही थी अकाउंटिंग की। ठीक है? और जब अकाउंटिंग करने को आई तो उससे थ्योरी तो आती नहीं थी, और जहाँ पर भी रूल्स एप्लीकेबल होते थे वो रूल्स एप्लीकेबल नहीं कर पाया। अब क्योंकि थ्योरी आती नहीं थी तो अकाउंटिंग भी अच्छी तरह उससे करनी नहीं आई, और अकाउंटिंग करनी नहीं आई तो अपने दिमाग से उल्टी सीधी सारे प्रिंसिपल्स लगा दिए। क्या हो गए? अकाउंट्स गलत हो गए। और अकाउंट्स गलत हो गए तो क्या हो गया? पर्सनली बायस्ड। क्या हो गया? पर्सनली बायस्ड। क्योंकि उसे तो नॉलेज ही नहीं थी अकाउंटिंग कैसे करनी है, उसने प्रिंसिपल्स पढ़े ही नहीं थे आपकी तरह ध्यान से। अरे आपके जैसे अच्छे टीचर थोड़े ही मिले थे उन्हें समझने के लिए, और आप जैसे अच्छे स्टूडेंट्स थोड़े ही थे जो आपकी तरह सुन रहे हैं। तो इसलिए क्या करना है? पर्सनली बायस नहीं होना है। उन्होंने आगे कहा है कि हर ट्रांजैक्शन के लिए सपोर्ट में वेरीफाइबल वाउचर होने चाहिए। वेरीफाइबल वाउचर का मतलब यदि कुछ भी खर्चा हो रहा है तो उसके साथ एक बिल लगा होना चाहिए ट्रांजैक्शन का, ताकि सपोर्ट में एविडेंस हो तो पता चले कि खर्चा हुआ है तो कहाँ हुआ है, सच में रियलिस्टिक खर्चा है या नहीं है, कहाँ पे पैसे गए हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, ताकि अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग करते समय कोई भी पर्सनल बायस शो ना हो, ऑब्जेक्टिविटी मैनर में आप अकाउंटिंग को कर पाएं। ठीक है? तो ये कौन सा कंसेप्ट है आपका बच्चे? ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। इन दोनों कंसेप्ट्स में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।